हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांत यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी जी मेंस की प्रिपरेशन? बच्चों, जी मेंस नजदीक आ चुका है। मोस्टली आपके पास वन मंथ भी पूरा नहीं है। ठीक है बच्चों, चैनल पर पहली बार हमने लॉन्च कर दिया 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज। बच्चों, आपको ऊपर थंबनेल पर दिख गया होगा 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज। ये है क्या? तो इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो बच्चों 10 डेज, देखो हमारे पास 10 डेज है और हमको कवर करने हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन कैसे होंगे? रैंडमली बच्चों, रैंडमली 11th और 12th के। ठीक है, पर डे 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका जो मोटिव है वो क्या है बच्चों, कि हम क्वेश्चन तो यहां पर करवाया आपको, मान लो एक क्वेश्चन 1 करवाया। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन 1 आया, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ढूंढना है आपको कि क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया किस टॉपिक से है, किस कंसेप्ट से। क्या वो काइनेमेटिक्स है, क्या वो मैकेनिक्स है, क्या वो रोटेशनल है, क्या वो हीट है, क्या वो थर्मोडायनेमिक्स है, क्या वो वेव से आया है। ठीक है, तो किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहली चीज हम ये ढूंढेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या सब कंसेप्ट हमको लगाना है, क्या सब कंसेप्ट हमको लगाना है। मतलब क्या एंगुलर कंजर्वेशन लगाना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, या कार्नोट इंजन लगाना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या ढूंढेंगे? सब कंसेप्ट ढूंढेंगे उस क्वेश्चन को। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन लिया और उसको तुरंत मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को साथ में आप और मैं, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने से हम क्या निकालेंगे? उसमें से कंसेप्ट निकालेंगे, किस कंसेप्ट से पूछ रहा है। अच्छा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, या फिर सब कंसेप्ट आपसे लगवा रहा है क्वेश्चन में। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वेदांत यूट्यूब चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में शो हो गया पहला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। द मेजर वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर विद 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशन वाज मेजर्ड टू बी 40 सेकेंड्स विद 1 सेकेंड रेजोल्यूशन के साथ। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपने 50 ऑसिलेशन का, एक पेंडुलम है, उसने 50 बार ऑसिलेट किया और आपने क्या मेजर किया? उसका टाइम मेजर किया। तो उसको कितने टाइम लगा? 40 सेकेंड लगा। कितना लगा? 40 सेकेंड लगा। ठीक है, अच्छी बात है। और विद 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब ये क्या है? एक्यूरेसी उसकी, इसका मतलब डेल्टा टी 1 सेकेंड। ठीक है, और ऊपर देखोगे द मेजर वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर। जब आपने उस पेंडुलम की लेंथ मेजर करी तो कितनी आई निकल के? 20 सेंटीमीटर निकल के आई। लेकिन उसके साथ एक्यूरेसी भी आई। एक्यूरेसी मतलब कुछ एरर आई। ठीक है, तो कितनी आई? 2 मिलीमीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो गई? 2 मिलीमीटर। और इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो चीजें हमें मालूम थी क्वेश्चन से वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, यहां तक। फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज n%। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज। अब पूछ रहा है कि इस मेजरमेंट से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर जो क्या आई
n% एक्यूरेसी, मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, n%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको गिवन है। अब वो पूछ रहा है कि n की वैल्यू बता दो। जी मेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जी मेंस में आया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ सारे जी मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आएंगे या आ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इतना पढ़ के डेल्टा एल, डेल्टा टी, डेल्टा जी, अब ये कौन से चैप्टर में था? क्या ये 11th में था या क्या 12th में था? तो ये है क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं इसको, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 2, जो कि फर्स्ट वाला चैप्टर डिलीट हो जाता है, छोटा सा, द फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन से बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपने ढूंढ लिया किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, यूनिट। अब किस सब कंसेप्ट से पूछ रहा है ये क्वेश्चन? एरर से पूछ रहा है ये, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अभी भी एक और चीज है कि एरर के अंदर कौन सी चीज यूज कर रहा है, डेल्टा जी, n%, टाइम पेंड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई √L/g। अब ये किससे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अरे यही तो पूछ रहा है बस। ये सारी चीजें आपने इसमें क्या कर दी, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप, टी का स्क्वायर करो तो यहां पर आ जाएगा आपके पास यहाँ 4π²। ठीक है, L/g। ठीक है, इतना क्लियर? तो g की वैल्यू चाहिए आपको, तो g इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा कितना, 4π L/t²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपके g की वैल्यू। 4π² भी आता है। ठीक है, तो ये आपने g के लिए सॉल्व कर दिया। अब g के लिए इसमें क्या आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है g के लिए। तो क्या आएगा रिलेटिव एरर, ΔG/g इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ΔL/L प्लस का 2 ΔT/t। यही तो आएगा। ध्यान दो इसको एक बार, जब यूनिट्स एंड डायमेंशन में करवाया था तो आपको बताया था L डिवाइड करते हो, जब भी आप रिलेटिव एरर लोगे, यहाँ लिखा L/t², तो एरर हमेशा जुड़ते हैं, तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, चाहे डिवाइड है, चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर L तो ΔL/L। ठीक है, t², अब पावर का जितनी पावर उतनी टर्म आगे लिखनी है। कैसे, t² कितना है, स्क्वायर, तो उस 2 को मैंने आगे लिखा है। t³ होता तो उस 3 को मैं आगे लिखता, t4 होता उस 4 को मैं आगे लिखता। समझ में आ गई बात? अरे वाह। अब क्या है, अब तो बस मैथ है। ΔG निकालो, ΔG की वैल्यू क्या आएगी, ΔL/L, ΔL की वैल्यू सब कुछ आपको गिवन है। ΔL कितना है, 0.2 डिवाइड बाई 20 प्लस का 2 क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 40, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाहर पर आ जाएगा 10। अगर g की वैल्यू आप ले रहे हो 10, ठीक है, तो 10 के हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हो, तो ΔG की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे। अच्छा जी, तो यहां से इसको सॉल्व करा तो यहां से आएगा 1/100। ठीक है, ΔG/g लिख लो इसको। ठीक है, ΔG/g लिख लो। ठीक है, इंटू 100 डाल दो, परसेंटेज पर चले जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1/100 प्लस का 2 करोगे 2/1/20। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपके पास ΔG/g इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, ΔG/g इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/20
20 यहाँ से आ जाएगा 1 5 6/100 और ये था 100 आपके पास पहले से ही 100 से 100 कटा तो आपका आंसर आया 6%। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है आपके पास 6%। डेल्टा जी बाई जी होगा, हाँ वो तो देख लो जी, ठीक है, इंटू 100 तो कितना आया आपके पास 6%। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू दिस इंप्लाइज, जो n की वैल्यू आई आपके पास वो क्या आई 6, n की वैल्यू क्या है 6। यही तो उसने पूछा था, फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज n%। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, उसने पूछा है कि एक्यूरेसी दी रखी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब परसेंटेज एरर आपको गिवन था, क्यों n% है, परसेंटेज एरर कितना आएगा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे n% आएगा, और उस n की वैल्यू आपने निकाल ली। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 6 आया। समझ में आया क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। इसमें ये क्वेश्चन कौन कर सकता था भाई, ये क्वेश्चन वही कर सकता था जिसको एरर्स के बारे में मालूम है, जिसको एरर्स के बारे में मालूम है, एरर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, बस वही ये क्वेश्चन आराम से कर सकता था, बिल्कुल बेसिक। चलो मूव करो नेक्स्ट वन पर। अब ध्यान दो इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट। एक बुलेट, मेरे पास एक बुलेट है और मैं क्या कर रहा हूं, उस बुलेट को फायर करता हूं एक फिक्स टारगेट पर, एक टारगेट है रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहां पर, लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास यह है टारगेट है, ठीक है, और यहां से कोई गोली जा रही है, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पर, ये यहां है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, टारगेट बुलेट ने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और ट्रेवल करने पर उसने अपनी वेलोसिटी को लूज किया। कितना लूज किया 1/3। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे को बता दो जल्दी से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, क्या होगी जल्दी बताओ यार। u माइनस के u/3 जो कितना आएगा 2u/3। सर ये कैसे आया, सर ये कैसे आया, ये कैसे आपने लिख दिया, इसको जरा एक बार समझा दो कि 2u/3 कैसे आई उसकी फाइनल वेलोसिटी। बच्चों ऊपर पढ़ो, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, लूज कर दी 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। अरे अगर u वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल और उस u का 1/3 उसने क्या किया लूज कर दी, तो u में से u का 1/3 माइनस कर दिया, तो आपके पास कितनी आई फाइनल वेलोसिटी 2u/3। समझ में आया? अच्छा यहां तक तो हो गया, क्वेश्चन खत्म। अभी इट पेनिट्रेट्स फर्दर, अब टारगेट पर तो लगी लेकिन टारगेट के अंदर भी उसने छेद कर दिया, तो पेनिट्रेट किया, कब तक किया d इंटू 10⁻³ मीटर तक उसने पेनिट्रेशन, यह पेनिट्रेशन डेप्थ। कितना है भाई d इंटू 10⁻³ मीटर उसने अंदर छेद कर दिया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पर आने से पहले, ठीक है। तो इस केस पर उसकी फाइनल वेलोसिटी vf 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ui कितनी होगी फाइनल वाली 2u/3, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ d, इस d की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले लगाओगे आप इसमें
ढूंढो कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है। ये आया है मोशन चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। अब मोशन है तो यहाँ पर मोशन हो रहा है, बिल्कुल जी। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने अपनी इक्वेशंस दी थी, जिन्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। न्यूटन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2al, यही तो है। बस ये इक्वेशन लगानी है आपको, 2 बार लगानी है। और कैसे लगानी है जरा लगाओ, देखो इस चीज को। v स्क्वायर कितना फाइनल 2u डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। u स्क्वायर इनिशियल हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो यहां पर ना बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर माइनस के 2as जाएगा। क्यों जाएगा माइनस का मेरे प्यारे बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो गई। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? रिटार्डेशन हुआ है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा जब कभी भी रिटार्डेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर एक्सेलरेशन का ये ठीक है इस तरीके से, ठीक है। 2u स्क्वायर और माइनस के u स्क्वायर करो आप यहाँ पर। 4u स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 4u स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ठीक है, माइनस के u स्क्वायर, ठीक है। इसी का क्या आएगा? माइनस के 2a, और आपके पास s की वैल्यू क्या दे रखी है? s है आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4u स्क्वायर माइनस के 9u स्क्वायर, तो माइनस के 5u स्क्वायर डिवाइड बाई 9, इसका मतलब माइनस से माइनस कटा तो आपका आया 5u स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया और यहाँ आया आपके पास 2a 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। यहां तक ठीक है भाई। इसको नंबर 1 डाल दिया, 2 4 जा 8, तो यहाँ आ गया आपके पास 8a इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इसको नंबर 1। अब केसेस 2 हुए थे, पहला तो इतना, उसके बाद पेनिट्रेशन डेप्थ वाला केस भी हम लगाएंगे। तो केस नंबर 2 में यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो केस 2 पर क्या हो रहा है। इस केस पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई ना, तो 0 माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, तो यहां पर आएगा आपका 2u डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a नहीं मालूम s कितना है, कितना अंदर गया? d इंटू 10 की पावर -3, d इंटू 10 की पावर -3। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर करो डिवाइड, तो यहां क्या आएगा? 5u स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू कितना आएगा? 8a 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2u डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल का साइन बीच में लगा लो, 2a और d इंटू 10 की पावर -3, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर, तो ये 9 तो कट गया, यहां से u स्क्वायर भी कट जाएगा। आपके पास बचा 5/2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो आपके पास बचा यहां पर 5 और यहां पर बचा आपके पास 2, नहीं यहां पर बचेगा आपके पास 4, तो आपके पास बचा यहां से 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये डिवाइड 2u डिवाइड बाई 3 था ना, हाँ, तो यह 4u स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आएगा, u से स्क्वायर से u कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4 और यहाँ पर बचेगा आपके पास d इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब 5d इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना आएगा? -2 ये 10 आ जाएगा सिंपल।
अरे -2 और ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो कितना आएगा 10 आ जाएगा ना। तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी 160 डिवाइड बाय 5 और आपके पास टी की वैल्यू कितनी आएगी 5 3 जा 15। ठीक है भाई 5 3 जा 15, 1 कैरी 32 मीटर। डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 32 मीटर। ठीक है तो अब चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन लिया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं यार, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर आपको जब जैसी आदत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की तब आपका टाइम अपने आप ही क्या होगा कम होगा, लेकिन स्टार्टिंग में टाइम लगता है सॉल्व करने पर। ठीक है फिजिक्स है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a circle of radius 50 सेंटीमीटर। आपके पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कल पर, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है और काटने पर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.5 1/2 0.2 आएगा क्या। 50 सेंटीमीटर है ना, तो कितना आना चाहिए भाई 0.5। इसको हटा दो, इसको 0.5 लिख दो, 0.5 मीटर। ठीक है 0.5 क्या आएगा आपके पास मीटर आ जाएगी रेडियस। इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट एक्सेलरेशन आर इक्वल। कहने का मतलब है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 मीटर है। अच्छा और किसी टाइम इंस्टेंट टी पर उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इक्वल है। ये टेंजेंशियल ये होता है ना, और ये टेंजेंशियल AT और ये है आपका AN नॉर्मल जिसे कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है वो आपस में क्या है इक्वल है। अच्छा इफ इट स्पीड एट टाइम t = 0 पर, टाइम t = 0 पर उसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी है मेरे प्यारे बच्चों t = 0 पर उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 4 ms -1। टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने पर उसने कितना टाइम लिया वो इतना दे रखा है आपको, टाइम इतना आपको दे रखा है। ठीक है कितना 1/α 1 माइनस के e की पावर माइनस के 2π या आपको सेकंड। अच्छा जब वो एक चक्कर काटेगा सर्कल का तो आपको टाइम दे रखा है उसका, ये टाइम पीरियड है। ठीक है रेवोल्यूशन ऑफ 1 कि एक चक्कर काटने पर कितना उसने टाइम लिया, तो इतना लिया। अब पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। जो चीज गिवन होती है उसी से हमेशा स्टार्ट करते हैं। क्या दिया था उसने बोला टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट आपस में इक्वल है। कहने का मतलब ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ AC = मैग्नीट्यूड ऑफ AT। ठीक है इसका मतलब क्या, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होता है v² डिवाइड बाय r और टेंजेंशियल कितना होता है dv/dt। ठीक है अब सॉल्व करो v² के लिए, तो कितना आएगा यहाँ पर dv डिवाइड बाय v²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों इक्वल्स टू dt ऊपर और r नीचे। यहां तक किसी को कोई डाउट, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ठीक है अब इंटीग्रेशन आपको लगाना है, यहाँ इंटीग्रेशन आपको लेना है। ठीक है लिमिट लगाओ 0 से t तक जाना है, टाइम वाली लिमिट। ठीक है इसमें वेलोसिटी वाली डालेंगे तो वेलोसिटी क्या इनिशियल 4 से v तक जाना है फाइनल। ठीक है अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर दोगे क्या, तो आप 1/v² का इंटीग्रेशन लेते हो तो v की पावर -2 प्लस का 1, तो v की पावर कितनी आएगी -1 और ऊपर क्या आ जाएगा -1। ठीक है भाई तो -1 डिवाइड बाय v। ठीक है कहां से कहां 4 से लेके v तक, 4 से लेके v तक इक्वल्स टू किसके इक्वल है RT। तो यहां पर आएगा क्या t
ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास r, और ये आ गया आपके पास 0 और t। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे माइनस के 1/v, ठीक है, और माइनस के 1 और माइनस के 1/4 और माइनस के, तो कितना आएगा प्लस का 1/4, ठीक है। और यहां से आएगी आपकी वैल्यू 1/r की वैल्यू कितनी है 5, 0.5 है ना, तो 0.5 डिवाइड बाई 10, 5/10, ठीक है। अच्छा, और ये आ गया आपके पास t, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करो इसको जल्दी, तो यहां से आएगा आपके पास 4v, ठीक है, माइनस के 4 प्लस का v, माइनस के 4 प्लस का v, ठीक है। और यहां से आएगा आपके पास 2t। यहां तक क्लियर। अब v के लिए सॉल्व करोगे, तो v के लिए सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहां से आपके पास v को इधर भेजा, 2 को इधर कर दिया, तो आपके पास 8t आएगा। तो v माइनस के 4 डिवाइड बाई क्या आएगा आपके पास, ठीक है, तो v के बाद 4 और 4 के बाद v, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। 4 2 जा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8t इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर v, ठीक है, ठीक है। यहां तक डाउट किसी को, v माइनस के 4 डिवाइड बाई 8t, ठीक है, ये v की वैल्यू आई। अब ये v जो है आया है आपका v, ठीक है, अब जो ये v आया है वो v किसके इक्वल होता है, ds बाई dt के, ds बाई dt के। तो आपको क्या रखना है यहां पर इक्वल, दिस इंप्लाइज कि dt v dt इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ds, और इंटीग्रेट करना है ds को, ठीक है, कहां से कहां, 0 से लेके s तक, ठीक है। और यहां से टाइम को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, 0 से लेके t तक, ठीक है। v आपको पता है वेलोसिटी ये रही, टाइम के रिस्पेक्ट पर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। v dt इज इक्वल्स टू ds। अब ये ds कैसे आएगा, तो यहाँ s क्या होता है, डिस्टेंस, एक चक्कर काटने पर कितना डिस्टेंस लगेगा उसको, 2πr, r की वैल्यू कितनी है 5/10, 5/10 है कि नहीं है, 2 5, तो इसकी आंसर कितना आएगा पाई, कितना आएगा पाई आएगा। अरे यार पूरा चक्कर काटने पर 2πr लगता है ना, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5, 5/10, तो 5/10, 2 से 5 से काटा, 5 5 1 से काटा, s की वैल्यू कितनी आ गई पाई, तो 0 से 5 आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको यहाँ पर खाली क्या करनी है, ओनली इंटीग्रेशन, ओनली परफॉर्म इंटीग्रेशन, और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिखोगे, ओनली परफॉर्म इंटीग्रेशन। इसके बाद आपको खाली क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। समझ में आई बात, अरे समझ में आ गई क्या बात, बहुत सही। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन, दो मासेस लटक रहे हैं किसी एक प्लेन पर, ठीक है। टू ब्लॉक ऑफ मासेस m and capital M and small m are placed, the blocks are connected by a light string, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है बिल्कुल, ओवर एन आइडियल पुली, पुली भी लटकी हुई है जो उन्हें खींच रही है। द coefficient of friction between the surface of the plane and the block is 0.25। coefficient दे रखा है, मतलब म्यू दे रखा है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25, ठीक है। आगे द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, अच्छा फॉर विच कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg दे रखा है आपको,
कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इस छोटे मास की वैल्यू, इस छोटे से मास की वैल्यू बताओ जब जो कैपिटल M है, बड़ा मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड के साथ। 2 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव करेगा A1। ठीक है, तो ये कहां से है? ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। क्वेश्चन कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, अब इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, उसी के जरिए से आप इसको निकाल सकते हो। अब ध्यान दो इसमें कि यहां पर तो फोर्स लगा नीचे की तरफ, धरती वहां फोर्स लगाती है mg। ठीक है, और यहां इसके परपेंडिकुलर लगेगा क्या? नॉर्मल। ठीक है, अब इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां नीचे लगेगा जिसे हम कहेंगे mg sin थीटा, जिसको हम क्या कहेंगे? इस वाले को कहेंगे हम mg sin 53 डिग्री, mg sin 53 डिग्री। ठीक है भाई, 53 डिग्री ये रहा नीचे की साइड, और एक लगेगा इस तरफ। ठीक है, ये थीटा एंगल बन रहा, तो ये थीटा जो कि क्या होगा? mg cos 53 डिग्री। सेम नॉर्मल का जब आप करोगे तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, जिसे मैं क्या कहूंगा? जिसे मैं कहूंगा n cos 53 डिग्री। ठीक है भाई, सेम चीज इस छोटे मास के ब्लॉक के लिए आपको करना है। ठीक है, सेम चीजें होंगी, ये लगेगा नीचे की तरफ, धरती मां फोर्स लगाएगी mg। ठीक है, इस तरफ, और ये नॉर्मल लगेगा इस तरफ। ठीक है, नीचे के साइड जाएगा mg sin 53। ठीक है, और यहां क्या जाएगा? mg cos, और इस साइड क्या जाएगा? नॉर्मल वाला फोर्स जो कि n cos 53 डिग्री। फ्रिक्शन, अब देखो जब ये ना नीचे गिरेगा तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा इसका, ये नीचे का आएगा तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें इधर लगेगा नीचे की तरफ, और इस केस में नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी लगता है, तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, इस केस भी टेंशन लगेगा सेम ऊपर की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ये जा रहा है नीचे, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नीचे क्या लग रहा है? mg sin 53 डिग्री, तो mg sin 53 डिग्री। ठीक है, माइनस करूंगा क्या? टेंशन ऊपर का, और एक और फोर्स माइनस करूंगा क्या? म्यू, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, ये नीचे जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन क्या है? नॉर्मल, तो म्यू एन का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो ऊपर के डायरेक्शन पर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ? mg cos 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? मास कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था ये? 2। इसको नंबर 1 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 2 अब बनाओगे आप दूसरे वाले ब्लॉक के लिए, इस छोटे ब्लॉक के लिए बनाओगे। ठीक है, ये जा रहा है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो टेंशन ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स में घटाऊंगा, तो टेंशन में से नीचे घटाऊंगा माइनस के mg sin 37 डिग्री। ठीक है, साइन 37 डिग्री, और ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, तो माइनस के म्यू mg cos 37 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू किस एक्सेलरेशन के साथ जाएगा भाई? a1, तो किस एक्सेलरेशन के साथ जाना चाहिए? a के साथ। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है यार? अब ध्यान दो, इस बच्चे को ध्यान दो मेरी यार। 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। देखो टेंशन टी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी ऊपर वाले से,
ऊपर वाले चीज को जब आप सॉल्व करोगे, ऊपर वाले का मास पता है साइन 53 डिग्री। अच्छा, साइन 53 कैसे निकाले बच्चों? उसने दे रखा है tan 37 3/4। tan 37 कितना दे रखा है? 3/4, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3/4। तो ये देखो ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये थीटा tan 37, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और तो ये हाइपोटेनस कितना आता है? 5, ठीक है। और ये 37 है तो ये इसको अपने आप 53 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। तो साइन 53 निकाल लो। साइन 53 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 53 यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा? 4/5। तो साइन 53 की वैल्यू क्या आएगी? 4/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? cos 53 निकालो। cos 53 डिग्री कितना होगा? यहां से देखना है cos पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? 3/5, तो 3/5 आ जाएगा। सेम चीजें बच्चों, सेम चीजें, सारी चीजें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे। mg मालूम है, sin 53 मालूम है, म्यू मालूम है, mg मालूम है, cos 53 मालूम है, कैपिटल M मालूम है, a मालूम है, सारी चीजें मालूम है, टेंशन नहीं मालूम। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन से आप क्या फाइंड करोगे? फाइंड टेंशन, ठीक है। टेंशन जैसे ही निकल के आ जाती है, उस टेंशन को आपको इस पर रखना है, इस वाले फॉर्मूले पर, ठीक है। अब टेंशन मालूम है, mg मालूम है, sin 37 मालूम है, म्यू मालूम है, mg cos 37 डिग्री भी मालूम है। क्या स्मॉल m मालूम है? नहीं मालूम। क्या a मालूम है? एक्सेलरेशन, जी हाँ, एक्सेलरेशन भी मालूम है। तो अब आपको यहां से ये m मिल जाएगा। जैसे ही आप ऊपर वाले इक्वेशन से टेंशन निकलेगा आंसर, उस टेंशन को यहां पर डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस को अपने आप करना, ठीक है बच्चों। बच्चों कहने का मतलब ये है यार, आप समझ नहीं रहे, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर सारे क्वेश्चन अगर मैं ही आप करवाऊंगा, मैं ही करता जा रहा हूं ना, तो ऐसे में ना आप सीख नहीं पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आप क्या रहोगे कि सर तो करवा देंगे, ठीक है, हमारी समझ में आ गया, आप याद रखोगे उस चीज को। और फिजिक्स को कभी भी याद नहीं करना बच्चों यार, फिजिक्स को कभी भी, फिजिक्स और मैथ को कभी भी याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे को ये चीज लगानी है और याद रखो, नहीं, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आएगी नहीं चीज। यही मैं कह रहा हूं कि यहां तक आपने कर लिया, अब जल्दी से आप क्या खुद कैलकुलेशन करो। आप लोग बच्चे लोग सोचते हो ना कि यहां तक तो आ गया, इसके बाद तो हम आराम से कर लेंगे, यहां तक आ गया इसके बाद में आराम से कर लेंगे, लेकिन जो आप कैलकुलेशन पार्ट करते हो ना, तो उसी में गलती कर देते हो। मुझे पता है यार बच्चों, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि यहां तक आ गया, उसके बाद तो आसान ही है, सारी वैल्यूज डालनी है, यहाँ से टी आएगा, वो वैल्यू इसमें डालनी है, फिर आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन में पक्का गलती कर दोगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी कैलकुलेट करो सारी चीजें, अभी कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। A system to 10 balls each of mass 2 kg। एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके पास 10 बॉल है, ठीक है। तो 10 बॉल है, हर एक का मास m है, ठीक है। तो सिस्टम का टोटल मास कितना आएगा? 10m, ठीक है। आर कनेक्टेड विया मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। सारे को हमने स्ट्रिंग से जोड़ रखा है, और स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है एकदम। द सिस्टम इज अलो टू स्लिप ओवर द एज ऑफ अ स्मूथ टेबल। अब मैं सिस्टम को क्या करता हूं? अलो करता हूं कि अब यहां से बॉल्स नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, ठीक है। टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द 7th एंड 8th बॉल इज, आपको पूछ रहा है टेंशन निकाल दो 7 और 8th बॉल के बीच पर कितना होगा, ठीक है। जब 6th बॉल जस्ट लीव द टेबल, जब 6 बॉल नीचे की तरफ गिर चुकी है। कहने का मतलब यह है, डायग्राम जरा देखो,
कहने का मतलब यह है कि 6 बॉलें नीचे गिर गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 बॉल नीचे लटक चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके टेबल यहाँ है, मान लो टेबल, ठीक है। तो ये 6 बॉलें तो नीचे लटक गई है, 7वीं बॉल ये है, 8वीं ये है, 9वीं ये है और 10वीं ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछ रहा है कि टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द 7th और 8th बॉल। तो 7 और 8 ये रही, इसके बीच पर ये टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये 7th बॉल ये है ना, 7वीं ये है और 8वीं ये है, 9वीं ये है और 10वीं ये है। ठीक है, अब पूछ रहा है 7 और 8 के बीच पे लगने वाला टेंशन, उसकी वैल्यू बता दो। 6 बॉलें नीचे गिर चुकी है, नीचे लटक चुकी है। अच्छा, अब इसको, ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ है, ये क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, सबसे पहला आप क्या निकालोगे, आप ये निकालोगे कि सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कितना है, और पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आता है मेरे प्यारे बच्चों, कि नेट फोर्स, कि फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखो 6 बॉलें नीचे की तरफ लटक रही है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, इन 6 बॉल पर धरती मां फोर्स लगा रही होगी। इन 6 बॉल्स पर धरती मां फोर्स लगा रही होगी, तो 6m और g ये आएगा सिस्टम का नेट फोर्स, F नेट इक्वल्स टू। ठीक है, 6 बॉलें नीचे लटक रही है, 7 बॉल नीचे लटकती तो 7mg। ठीक है, 6mg। अब सिस्टम का टोटल मास कितना है, टोटल बॉल कितनी है 10, और हर एक का मास कितना है 10m, तो यहां से आया 10m, मास से मास कट गया। ये सिस्टम कितना आएगा, ये सिस्टम आपके पास आया 2 3 जा 6, 3/5g। ये आपके पास सिस्टम आ गया। ठीक है, ये सिस्टम। अब टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स को कैसे लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही टेंशन 7 8 को मैं क्या लिखूंगा, मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन 3/5g। इसी को तो मैंने निकाला है। अब ये मास मैं कितना लूंगा, अब ये आपको देखना पड़ेगा। 7 और 8 के बीच पर क्या लग रहा है, टेंशन, और ये टेंशन कितने मास को खींच रहा है, 1 2 3 बॉल्स को अपने खींच रहा है, तो इस पर मास कितना आएगा 3m इंटू 3/5g। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 ले लो। g की वैल्यू 10 लोगे तो 3 2 6 18m। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, टेंशन T इज इक्वल टू 18m। ठीक है, यह आ गया आपके पास टेंशन T की वैल्यू। जब आप G की वैल्यू 10 लेते हो तो यहां से आएगा 6 6 3 जा 18 18m, और m की वैल्यू कितनी 36। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, न्यूटन। टेंशन T की वैल्यू कितनी आ गई 36 न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन से है, कंसेप्ट एक ही चीज है, कंसेप्ट एक ही है। आपको लॉज ऑफ मोशन कितने अच्छे तरीके से आता है। देखो अब आप ये फॉर्मूला तो वही है ना, सिस्टम फोर्स वैल्यू। अरे फॉर्मूला क्या है तेरा, यही तो है। मैंने आपसे मैं यही चीजें कहता हूं कि फॉर्मूला छोटे हैं, ये छोटे फॉर्मूले बिल्कुल नहीं है भाई, ये छोटे फॉर्मूले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बड़ी से बड़ी चीजों को ये सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, अब इस छोटे से फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था, शायद 9th क्लास में भी पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या अगर 9th 10th वाले बच्चे को मैं दे दूं क्वेश्चन सॉल्व कर देगा? नहीं। अब वही बंदा इसको सॉल्व कर सकता है जिसने ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पता है, कब लगाना है, कैसे लगाना है।
ठीक है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, तो इस छोटे से फॉर्मूले से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर देगा। मैंने क्या किया, यही तो लगाया, सिस्टम का एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू में कुछ नया चीज किया, कोई नई फिजिक्स लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। तो यही सीखना है भाई, यही तो सीखना है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 मीटर। अच्छा, एक बॉल को छोड़ा जाता है एक हाइट 20 मीटर से। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड फ्लोर इज, ई की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना है 0.5। ठीक है, आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, फ्लोर को हिट करने के बाद बॉल ने क्या किया, द बॉल रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ, अच्छा तो बच्चों केस ये हो रहा है कि एक बॉल है, ऊपर से कितनी हाइट है इसकी हाइट, ठीक है, कैपिटल एच मान लो, कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर। अब जब ये टकराती है एक बार, फॉर द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 0, आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, फ्लोर को हिट करने के बाद द बॉल रिबाउंड्स, ठीक है, यहां पर हिट करी और बॉल क्या हुई, रिबाउंड करी, इस तरीके से गई। तो आपसे पूछ रहा है ये हाइट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, स्मॉल एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब मैं इसलिए जिसको फॉर्मूला इसका पता होगा वो बिल्कुल 1 मिनट से पहले भी इसको सॉल्व कर देगा, 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर देगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था इसका, रिबाउंड वाले का क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एच एन इज इक्वल टू ई की पावर 2n और एच नॉट, यही तो था ना। n क्या है, n क्या होता है, नंबर ऑफ रिबाउंड, एच नॉट क्या है, इनिशियल हाइट, और एच एन क्या है, हाइट ऑफ nth रिबाउंड। ठीक है, सारी चीज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जब बॉल क्या करती है, रिबाउंड करती है, किस चैप्टर से आई है, वर्क एनर्जी एंड पावर, और कौन सा सब टॉपिक है, कोलिजन। फ्लोर और बॉल के बीच में कोलिजन, टकराव तो हो रहा है ना, ई से ही पता चल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कब आता है, कोलिजन के केस में आता है। एच एन इज इक्वल टू ई की पावर 2n एच नॉट। अब एच एन पूछ रहा है आपको, अब कितना रिबाउंड हुआ, एक रिबाउंड हुआ, तो एच वन इज इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू क्या है, एच नॉट। ठीक है, ई की पावर मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू एच नॉट क्या दे रखा है 20, बहुत सही। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, 5 इंटू 5, ठीक है, और यहां बना लो इसको 100, बन गया कि जी, बन गया, इंटू 20। ठीक है, 2 एक 0 से काटा, 2 5 काटा, 5 से 5 भी कट गया, आंसर कितना आया आपने, हाइट 5। ये लो, अंडर 1 मिनट। ऐसा मैं सोच रहा हूं बच्चों, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जी मेंस में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब हमेशा डिफिकल्टी लेवल थोड़ी रख सकते हैं बच्चों। जी मेंस का पेपर जो ना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि एक ही बच्चे को फिजिक्स की 11th और 12th भी पढ़नी है, केमिस्ट्री की 11th 12th भी करनी है, और मैथ की 11th 12th भी करनी है। अगर सिंपल उसको फिजिक्स ही फिजिक्स करनी है खाली 11th और 12th, मान लो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, ओनली फिजिक्स, नो केमिस्ट्री नो मैथ, ठीक है, तो कर सकते हैं। एक ही टॉपिक, अगर आपको एक ही चीज पढ़नी है ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बस फिजिक्स ही फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, मैथ ही मैथ, ऐसा नहीं। अब इस केस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम ना 3 केस बना रखे हैं, एकदम फिजिक्स से होगी पहली, या तो केमिस्ट्री, और एक चीज मैथ। ठीक है, अब फिजिक्स के पूरे करने हैं आपको 11th और 12th दोनों, सेम यहाँ भी 11th 12th, सेम यहाँ भी 11th 12th। अब यह 11th 12th जो सीबीएसई किया है, मतलब एनसीईआरटी से किया है, वो तो करना ही है, इसके एक्स्ट्रा भी करना है, एक्स्ट्रा भी करना है, एक्स्ट्रा भी करना है, और एक्स्ट्रा भी करना है। तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल मतलब चीजें हार्ड हो जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, एक ही बच्चे को ये सारी 3 चीजें करनी है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि फिजिक्स का अगर कोई टीचर है तो फिजिक्स ही पढ़ा रहा है, बिल्कुल आराम से पूरे अच्छे से फुल फिजिक्स ही पढ़ा रहा है। उसे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मालूम होगी लेकिन अच्छे से पूरी मालूम नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ा रहा है। लेकिन एक बच्चा जो 11th-12th में है उसको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, तो सोचो वो भी अपने आप में एक टीचर है यार, वो भी अपने आप में टीचर है, ठीक है, क्योंकि उसे इतने तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट। एक को भी अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री संभाल लेता है तो उसका मैथ डगमगा जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरा। अगर मैथ में नीचे गिरी तो ओवरऑल उसका जो स्कोर है जीमेंट्स का वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए तीनों को मेंटेन करना है, तीनों को मेंटेन करना है। ये नहीं कि आप फिजिक्स ही अच्छे से कर रहे हो कि फिर केमिस्ट्री में कम, फिर मैथ में और कम, ऐसे नहीं, फिर तो स्कोर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो, तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो, ठीक है। अब देख लिया आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो फॉर्मूला स्किप मत करना, फॉर्मूला जितने ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा रिवाइज करो फॉर्मूले के, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसको अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। ऊपर से आने पर, ऊपर से यहाँ फ्लोर को टच करने पर उसकी स्पीड क्या होगी, v इज टू √2g, और ये क्या होगी, ये स्मॉल h, तो ये स्मॉल h, ठीक है। अब जब टकराएगा तो टकरने के बाद ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा। अब e की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट, जिस वेलोसिटी से आया u, जिस वेलोसिटी से गया v, ठीक है, यही तो होती ना, जिस वेलोसिटी से आया, जिस वेलोसिटी से गया। अब vf की वेलोसिटी देखो यहां पर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, ev, ठीक है। अब यहां टकरने के बाद वो जब ऊपर जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, u से जाएगा, ठीक है। वो क्या होगी, √2g से कितनी होगी, h, कुछ हाइट तक जाएगा ना। तो ये जब दोनों चीजों को, इन दो और ये चीज को इक्वेट करोगे तो अब आपका फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अगले पर, अगला क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। ए बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 0.1 kg है, 0.1 kg बुलेट का मास है। मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 400, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है 400 ms मीटर पर सेकंड के साथ। हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास, एक वुडन ब्लॉक के मास को हिट कर जाती है, 3.9 kg मास है इसका, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टली रफ सरफेस। अच्छा, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर घुस गई, एंड मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट पर आने से पहले कितना 20 मीटर आगे मूव करी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट है, वो फ्रिक्शन है, वो निकाल दो, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारी चीजें लगवाएगा ये आपसे, ठीक है। अब ये म्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला कि ये पेनिट्रेट कर रही है, बुलेट है, एक ब्लॉक को हिट करती है और हिट करने के बाद 20 मीटर आगे जाती है, पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला जब भी हिट करती है तो कोलिजन होता है। कोलिजन कैसा है, कोलिजन के केस पर अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक कोलिजन है। बच्चों ने दिमाग लगाया और सर कह रहे हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन है। मैंने पूछा इन इलास्टिक कोलिजन क्यों है, क्योंकि गोली और जो ये ब्लॉक है वो आपस में क्या हो गए, दोनों मास चिपक गए। अरे गोली लगने के बाद दोनों अलग अलग जाते हैं क्या, ब्लॉक अलग और मास बुलेट अलग, नहीं ना। बुलेट क्या होती है, उसके अंदर, उस ब्लॉक और मास के अंदर चिपक जाती है, अंदर आ जाती है। दो मास जहां भी चिपकेंगे वहां पर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आप यहां लगाएंगे ये चीज, m1u1, m1u1, तो m1u1 करो तो 0.1 × 400, 0.1 × 400,
इज इक्वल्स टू m2u2 जो कि क्या है, रेस्ट पर है, तो 0 हो गया। m1v1 में क्या हो जाएगा, 3.9 प्लस का 0.1 और एक वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, मान लेते हैं v वेलोसिटी, ठीक है। इस v की वैल्यू निकाल लो, 0.1 इंटू 400 डिवाइड बाई यहां से कितना आएगा 4, ठीक है भाई। अब देखो 1 इंटू 400 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 4 इंटू 10 आएगा, सॉरी 10, 4 इंटू 10 और ये 10 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 10, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। मतलब 10 मीटर वेलोसिटी के साथ तो दोनों ब्लॉक और मास मूव कर रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा है कि फ्रिक्शन निकाल दो, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है क्या होगी उसकी वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भाई, म्यू mg ये होती है ना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, म्यू mg, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कि सिस्टम पर कैसा फोर्स लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा के इज इक्वल क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन F, ठीक है भाई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल एकदम सिस्टम के फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0, रेस्ट पर आ गया ना, माइनस के हाफ, टोटल मास कितना है 4 और किस वेलोसिटी से जा रहा है 10 mv², माइनस के यहां कितना आएगा म्यू, ठीक है, सिस्टम का मास 4 इंटू ग्रेविटेशनल 10, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 20, ठीक है। सारी चीजें काटो, 10 से एक 10 कट गया, एक 4 से एक 4 भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहां बच गया आपके पास 5 इज इक्वल्स टू म्यू 20 और म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 5 डिवाइड बाई 20, जो काटने पर कितना आया 1/4 और आंसर कितना आ गया 0.25। चेक करो यही है क्या, आंसर कितना आ गया 0.25, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, या तो आपसे क्या करेगा, दो कंसेप्ट लगाएगा एक साथ, और लगाया है इस क्वेश्चन में आपको दो कंसेप्ट एक साथ। सबसे पहले क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगवा दिया आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से आपने क्या निकाला, v की वैल्यू निकाल ली। फिर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाया, बिल्कुल लगाया। फिर आपने एक और कंसेप्ट का यूज किया जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का यूज भी आपने इसमें किया, क्योंकि अगर आपको फ्रिक्शन मालूम ही नहीं होता कि फ्रिक्शन को लिखते कैसे है, म्यू एन लिखते हैं ना, तो अगर आपको मालूम ही नहीं होता फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू एन, तो क्या कर पाते इसको, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही तो है, एक क्वेश्चन पर 3 सब टॉपिक्स इसने लगवा दिए, 3 कंसेप्ट आप इसने लगवा दिए। यही होता है जी मेंस का खेल। जो इस खेल को समझ गया वो है सिकंदर, बाकी सारे बंदर, ठीक है भाई। तो यही चीज आपको सीखनी है, यही चीज सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। खाली कंसेप्ट पढ़ने से, आपने कंसेप्ट उठाया और पढ़ा, अब खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है यार, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब जो पढ़ा हुआ है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो भी तो देखना है, आप चीजें ढंग से सही से लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg। लिख लो, सब चीज लिख लो पहले, जो जो आपको मिलती जा रही है। रेडियस 2 मीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू 10 है।
अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक डिस्क क्या कर रही है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के रोटेशन कर रही है, ठीक है। एन आइडेंटिकल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर द रोटेटिंग डिस्क। अब इस रोटेटिंग डिस्क मान लो ये है परपेंडिकुलर, अब इस डिस्क के ऊपर मैंने एक और सेम डिस्क रख दी, उसके ऊपर चिपका दी along the same axis सेम है, the energy dissipated so that both the discs continue to rotate together without slipping is, मतलब बिना फिसले हुए दोनों डिस्क एक साथ रोटेट करेगी, लेकिन कब करेगी, तो इसके लिए उसने कितनी एनर्जी डिसिपेटेड करी होगी, कितनी एनर्जी खर्च करी होगी, कितनी एनर्जी अपनी चेंज की होगी, वो निकालना है आपको, ठीक है। कितनी एनर्जी उसने आप क्या होगी, डेल के ही निकालनी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी इनके पास। अब ये डिस्क के ऊपर अब आप दूसरे डिस्क रख रहे हो, ठीक है, तो इस चीज पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व, ठीक है। जब तक सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, चाहे आप 2 डिस्क चिपकाओ, चाहे आप 3 चिपकाओ, चाहे आप 4 चिपकाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनिशियल निकाल लो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू क्या है, डिस्क क्या होता है, mr² डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 10, मास कितना है 5, रेडियस कितनी है 2 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आंसर आएगा 100, ठीक है। आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आया 100। अब निकालोगे आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आई फाइनल डिवाइड बाय ओमेगा फाइनल, ठीक है। अब एल आई इज इक्वल टू एफ एफ, जितना इनिशियल मोमेंटम पहले था डिस्क सिंगल डिस्क का, अब जब 2 डिस्क को चिपका दिया तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, तो यहाँ कितना आएगा 100 रहेगा जो आपने निकाला। अब 2 डिस्क को आपने एक साथ जोड़ा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो 2i ओमेगा एफ, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 इंटू mr² डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास आया 50 इंटू एम की वैल्यू कितनी है भाई 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो ओमेगा एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एफ था ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 2, तो ये बन गया mr² मतलब 20, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई ये करेंगे आप, तो यहाँ ओमेगा एफ की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। 2 और आई नीचे जाएगा ना, आई नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा एफ की वैल्यू क्या आएगी 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपकी ओमेगा 10 से घूम रही थी पहली डिस्क, तो चिपकाने के बाद उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इनिशियल कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा हाफ, आई की वैल्यू क्या होती है 5 2, अरे 5 4 2 2 जा 4 कट गया नहीं, 5 2 जा 10 10 है, इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या 10 इंटू 10, ठीक है। 2 5 जा 10, तो आपके पास कितनी आई 500 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ, ठीक है। आई की जगह लिखना है 2i और ओमेगा की जगह लिखना है ओमेगा एफ का स्क्वायर, ठीक है। फाइनल निकालने हैं ना, इसलिए हाफ इंटू 2i, आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 2i की वैल्यू कितनी होगी 20, ओमेगा की वैल्यू 5, तो यहाँ आ गया 25, ठीक है। 2 10, आपके पास आंसर आया 250 जूल।
अब उसने कितनी एनर्जी अपने डिसिपिएट की होगी, मतलब खर्च की होगी, कितनी एनर्जी उसने निकाली होगी, तो डेल्टा के ई निकाल लो। डेल्टा के ई कितना आएगा 500 माइनस के 250, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 250 जूल डेल्टा के ई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा के ई की वैल्यू कितनी आएगी 250 जूल। इसमें क्या लगाया आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया, बस ये चीज लगाई। और आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए था। अगर वहां डिस्क दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² डिवाइड बाय 2। ठीक है, वहां रिंग दे दिया, वहां सॉलिड स्फीयर दे दिया, कुछ भी दे सकता है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता होना चाहिए था। चलो अगले पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना दे रखा है 0.5 kg, केजी पे कन्वर्ट करो सारी चीजें, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻² मीटर, इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर से हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहे हैं। एंगुलर स्पीड है ओमेगा 10 से। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंशियल, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है टेंजेंशियल से, ए टेंजेंशियल is x into 10⁻⁻2 times its angular momentum about the diameter से। Then the value, अब आपसे पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन आपको सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर का, ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, अगर मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, और डायमीटर से आपको मालूम है, और ये कितना डिस्टेंस है r, तो ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो इस केस पर आपको क्या लगाना है, एक थ्योरम लगानी है मेरे प्यारे बच्चों। कौन से लगानी है उसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगानी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपको टेंजेंशियल वाला निकालना है, आई टेंजेंशियल कितना आएगा, वो कितना आता है 2/5 mr² प्लस का mr², तो कितना आएगा 7/5 mr²। देखो यार एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सब टॉपिक्स लगवा रहा है, सब कंसेप्ट आपसे लगवा रहा है, जो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है, क्वेश्चन लिया, उसके अंदर सब टॉपिक्स जोड़ेगा, या तो एक सिंपल कंसेप्ट डालेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, तो आई टेंजेंशियल आ गया 7/5 mr²। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डायमीटर से आई डी ओमेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर कितना 2/5 mr², और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10। सारी चीजें मालूम है आपको। ठीक है, तो यहां डालो 7/5 mr²। ठीक है, और डिवाइड बाय करो LD, LD कितना है, और इसको इक्वल रखो x × 10⁻⁻² के साथ। ठीक है, अब ये mr² तो ऊपर है, तो ये भी ऊपर है, तो mr² तो कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। ठीक है, 7/20 बचेगा यहां पर, इज इक्वल टू x × 10⁻⁻²। ठीक है, दिस इंप्लाइज ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 7 × 100 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 35। ठीक है, 25। बस अगर आप एक बार ना क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट है, क्या चीज हमें लगानी है, क्या सब कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो समझ गए ना, तब आपका आंसर मिनटों में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिनटों में आंसर करके दिखाया है, बेसिक मैथ है, बिल्कुल ये बेसिक मैथ है, कुछ नया किया, कुछ
बिल्कुल नया क्या, कुछ हाई फिजिक्स लगाई नहीं लगाई, बस कंसेप्ट ढूंढा। डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है, टेंजेंशियल पता है कि मैं थिंकिंग कर पा रहा हूं कि टेंजेंशियल ये होगा आर डिस्टेंस और या डायमीटर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा टेंजेंशियल का। ठीक है, वही किया, सारी चीजें वही की। ठीक है, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पता है, एल डी इज इक्वल टू आई ओमेगा, सारी चीजें आपको पता है। देखो थे, चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। अर्थ का टाइम पीरियड दे रखा है T1 24 आवर। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज डिक्रीज्ड, अगर उन दोनों के बीच में R1 सेपरेशन था पहला, और मैंने वो सेपरेशन R2 वो R1 का R/4 कर दिया, ये ना, इस डिक्रीज घटा दिया टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू का 1/4 मैंने क्या कर दिया, उसमें घटा दिया, तो देन इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बिकम, तो उसका नया टाइम पीरियड T2 पूछ रहा है कितना होगा। मेरे हिसाब से बहुत बच्चे इसको कर देंगे, आसानी से कर देंगे। ठीक है, केपलरस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड कि टाइम 1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, यही तो कहता है ना। बस यही चीज लगाओगे आप, T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, R का क्यूब, R1 का क्यूब, नेक्स्ट T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, R2 का क्यूब, R1/4 का क्यूब। ठीक है, तो T1 का क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास आया 4 का क्यूब, ऊपर जाएगा 64, यहाँ आएगा T2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का और R1 तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है, T2 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। अच्छा, तो T2 का स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है, कितना आएगा, T1 का स्क्वायर। ठीक है, तो T2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T1 का स्क्वायर कितना आएगा, 24 × 24 डिवाइड बाय 64। ठीक है, अब T2 निकालोगे तो अंडर रूट चले जाएगा, कितना, 24 × 24 और 64 को लिखा 8 × 8, मतलब T2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 24 डिवाइड बाय 8 से कटा तो आपके पास कितना आएगा, 3 आवर। तो अब नया टाइम पीरियड T2 कितना हो गया, 3 आवर। जैसे ही आपने उन दोनों के बीच का दूरी R कम कर दी, R1/4 कर दी ना, कम कर दी, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। पहले उसको चक्कर काटने पर लगे 24 घंटे और अब लगा 3 घंटा। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? तो ऐसे ही आपको चीजें क्या करनी है, रिलेट करनी है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है? तो बच्चों आज का ये जो वीडियो सेशन है, क्वेश्चन वाली सीरीज है, वो आज के लिए एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, कंसेप्ट की रिवीजन हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि इनको भी और चार चीजें समझ में आ सके। देखो आज की जो वीडियो का मोटिव था वो क्या था, क्वेश्चंस अगर आपके पास आ गए, उस क्वेश्चन में आप करना कैसे, सॉल्व किस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने देखी। आपने स्टेटमेंट पढ़ना है, पॉइंट है, रुक जाओ, चीजें लिखो, क्या चीज गिवन है, 24 आवर लिख दिया, ठीक है, टाइम पीरियड लिख दिया, इतने में कवर था। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करो, फिर रुको, जहां पर पॉइंट है ना, उसका मतलब होता है रुको और लिखो आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। देन आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करोगे, एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, थिंक करोगे कि इसमें लगाना क्या है। जैसे कि टाइम पीरियड और रेडियस, टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन किस फॉर्मूले में आता है, कैपलर्स वाले में आता है, ठाड़ लो। ठीक है, तो इस चीजें से आपको क्या करना है, रिलेट करने चीजों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।